चलिए आज पढ़ना है बाबू फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक, देखा जाए फिजिक्स में टोटल चैप्टर का नाम पहले समझते हैं। फिजिक्स में चैप्टर का नाम हम लोग पहला लेसन में पढ़ेंगे बाबू प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, दूसरा में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना, दूसरा में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना, और तीसरा में पढ़ेंगे बाबू मानव नेत्र। ठीक है, हाला मत करो, मानव नेत्र। और चौथा में हम लोग पढ़ेंगे बाबू विद्युत धारा, विद्युत चैप्टर है। और पांचवा में पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सही है ना, ये समझेंगे। उसके बाद 6 लेसन में है, पता है क्या? ऊर्जा के स्रोत। ये इतना ही चैप्टर बाबू पढ़ेंगे। सातवां जो होता है एक प्रायोगिक होता है जो कि प्रैक्टिकल बनाया जाता है। ठीक ना, देखा जाए तो हम लोग पहला लेसन समझेंगे आज पूरा विधिवत से समझेंगे। लेसन 1 समझेंगे बाबू प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन से पहले प्रकाश पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए। प्रकाश क्या है, जिसको हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश क्या है? देखिए, अगर प्रकाश का परिभाषा बताना हो तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्यतम भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश वह बाह्यतम भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की क्या होती है? अनुभूति होती है। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश। प्रकाश जो है किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। यदि अंधेरा रूम हो, ध्यान दिया जाए, यदि अंधेरा रूम हो, कमरा हो और उसमें कोई वस्तु रखा गया हो, ठीक ना, और उस वस्तु को खोजना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश होनी चाहिए। और प्रकाश रहेगा तब हम उस वस्तु को आसानी से ढूंढ पाएंगे। यानी प्रकाश मेन पॉइंट में होना चाहिए, प्रकाश एकदम जरूरी होना चाहिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए। ओए बच्ची, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। ठीक ना, प्रकाश क्या है बाबू? बहुत जरूरी है। प्रकाश रहेगा तब हम किसी वस्तु को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक चीज समझते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है। सीधी रेखा का मतलब, ओए लड़की, ओए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है। मतलब यदि हम लोग रूम में बैठे हैं तो इसमें प्रकाश जो है चारों तरफ से फैला हुआ है, यानी सीधी रेखा में। प्रकाश का कोई अलग भाग नहीं है कि प्रकाश मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा गुजरता है, नहीं। प्रकाश हमेशा जहां से जाएगा तो सीधा ही गुजरेगा। ठीक ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है। समझ में आ गया? प्रकाश जो होता है, पूछेगा कि प्रकाश क्या है। अगर यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हम कह सकते हैं ऊर्जा का रूप है। याद रहेगा ना बाबू? प्रकाश का परिभाषा अगर विधिवत बताना हो तो वही प्रकाश का परिभाषा बताएंगे। प्रकाश वह बाह्यतम भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की क्या होती है? अनुभूति होती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगर यही प्रकाश का परिभाषा 1 नंबर में दे दिया जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक क्या है बाबू? ऊर्जा का रूप है। बहुत बढ़िया से फिजिक्स बताएंगे।
प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। याद हो गया ना, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है, ठीक ना। अब देखा जाए, अब पूछेगा कि प्रकाश कौन सा तरंग है। तरंग, ये तरंग के बारे में बताया है क्लास 9 में। तरंग क्या है, ओए लड़की, तरंग, ठीक ना। मतलब पूछेगा कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। याद रहेगा, प्रकाश एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक ना। अब देखते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि भैया इंद्रधनुष होता है ना इंद्रधनुष में, और इंद्रधनुष में 7 गो रंग होता है। कौ रंग होता है, 7 गो रंग होता है। इंद्रधनुष में टोटल रंगों की संख्या 7 होती है। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं ना, बैजानी ह पीनाला, मतलब बै माने बैगनी। हम लोग 7 गो रंग से सातों रंगों में से 2 रंगों का मतलब समझते हैं, मात्र 2। पहला में बाबू होता है एक बैगनी, और लास्ट में एक लेते हैं लाल। बस 2 गो रंग समझते हैं। इसलिए कभी भी बनाया जाता है कि खतरे का संकेत लाल होता है क्यों, खतरे का संकेत लाल होता है क्यों। हम 7 रंग में से ये लिए हैं, 7 रंग में से केवल बैगनी रंग और लाल रंग। पता है क्यों, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक ना, और इसका लाल का होता है इतना एंगस्ट्रॉन। इसी को हम लिखते हैं 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। तो पता है क्या, 3900 होता है मतलब 4000, उसको लिखते हैं बैगनी का, और ये लाल का होता है ये 7900 होता है ना, तो मतलब 7800। ये लेवल रखते हैं कि इसके बीच में रहता है तरंग। बात समझो। तो लाल रंग, अगर लाल रंग खतरे का संकेत चुना जाता है, कारण है कि लाल रंग अगर लाल बत्ती को बारेंगे बीच बधारी में बीच, तो उसमें क्या होता है कि लाल रंग, जिससे टावर होता है ना, टावर में भी लाल रंग रहता है, कोई दूसरा रंग नहीं होता है। तो टावर में लाल रंग रहता है, तो ताकि दूर से पता चले कि ना यहाँ पे कुछ है। उसका जो प्रकाश होता है चारों तरफ फैलता नहीं है, बस वहीं तक वह फोकसित रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा रंग बारेंगे, जैसे उजला बल्ब जला देंगे, तो उसका प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको रखते हैं कि लाल रंग ही खतरा का संकेत चुना जाता है, ठीक ना। और बैगनी रंग सबसे इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है बाबू, कम होता है। अगर पूछेगा बाबू क्या कि बताइए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो हम बता सकते हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ध्यान से देखा जाए, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य को ही एंगस्ट्रॉन में लिखा जाता है। याद हो गया ना। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह बाह्यतम भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश कौन सा तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। क्लियर। अब समझते हैं प्रकाश कौन सी रेखा में गुजरती है, तो प्रकाश हमेशा बाबू सीधी रेखा में गुजरती है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है, ठीक ना। प्रकाश पूरा बढ़िया से पढ़िए। देखिए प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। चलिए प्रकाश तो समझ में आ गया ना, प्रकाश समझ में आ गया बढ़िया से। उसके बाद बाबू समझेंगे किरण। क्या समझेंगे, किरण क्या होता है, समझेंगे किरण क्या होता है। तो किरण में क्या होता है पता है, किरण ये प्रकाश है। प्रकाश के गमन पथ
की दिशा को किरण कहते हैं। ये प्रकाश जा रहा है तो उसकी जो गमन कर रहा है, गमन मतलब जा रहा है ना, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं बाबू? किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे? किरण। समझ में आ गया? किरण समझ में आ गया। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे? किरण। अब बाबू एगो इसके बाद और पढ़ना है किरण पुंज। सही है? एगो इसका एक और नाम लिखेंगे प्रकाश पुंज। ध्यान से सुनो, हाला नहीं करना है। किरण पुंज, प्रकाश पुंज। बाबू ध्यान दो, बस किरण पुंज के जगह पर प्रकाश पुंज कहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? किरण पहले हम समझ लेंगे कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। पुंज का मतलब होता है पता है क्या? पुंज मतलब होता है समूह। पुंज माने क्या होता है? समूह। ये अब ये याद हो गया ना? हो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नहीं याद हो गया? किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को क्या कहेंगे बाबू? किरण पुंज कहेंगे। ठीक ना? और वही चीज है प्रकाश पुंज। ठीक ना? किरण पुंज कहो या प्रकाश पुंज। क्लियर? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब बाबू देखो, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। तीनों समझते हैं बाबू, ध्यान से देखो। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। ध्यान से देखना, इसमें समझना, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। पहला होता है बाबू समानांतर प्रकाश पुंज, या किरण पुंज भी लिखेंगे। समानांतर किरण पुंज कहो चाहे समानांतर प्रकाश पुंज कहो। और एक होता है दूसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक ना? और एक होता है अपसारी। हम तीनों को एकदम बढ़िया से बताएंगे। अपसारी किरण पुंज। ध्यान से देखना है बाबू क्या होता है। ठीक ना? समानांतर किरण पुंज क्या होता है? समानांतर पता है क्या? यदि यह रेखा जो है और इसके ऊपर एक और रेखा हो जाए तो इसको बोल सकते हैं ना कि ये समानांतर है। एगो ऐसे जाएगा, एगो ऐसे चला जाएगा, तो ये दोनों समानांतर हो गया ना। समानांतर मतलब समझ में आ गया? समानांतर होनी चाहिए, जैसे भी जाए लेकिन एक दूसरे के समानांतर हो जाए। तो इसका परिभाषा एकदम बना सकते हैं आसानी से का, कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो। याद हो गया ना? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। क्लियर? समानांतर का मतलब कि इसमें जितना भी किरण होगा सब समानांतर। जरूरी नहीं कि दुई यहाँ से वो। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब बाबू देखो, अभिसारी का 3 गो नाम है। अभिसारी का 3 गो नाम है। तीनों नाम को याद रखेंगे। देखो, अभिसारी को क्या क्या कहेंगे? अभिसारी एक होता है संश्रित, और एक होता है संश्रित, एक होता है अभिश्रित। तीनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से खाली बस देखना है कि अभिसारी क्या होता है। अभिसारी को हम संश्रित भी कहेंगे या अभिश्रित भी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? हो, अभिसारी को अभिसारी, संश्रित या अभिश्रित कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मान लो जितना भी प्रकाश की किरण आएगा, जितना भी प्रकाश की किरण आएगा, जितना भी प्रकाश की किरण आएगा वह एक बिंदु पर क्या होगा? मिल जाएगा। यानी प्रकाश की किरण आ रहा है और एक बिंदु पर क्या होगा? मिलेगा। एगो बस एकदम याद रखना है माइंड में कि अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर प्रतीत होना, यानी मिलना। जितना भी प्रकाश की किरण आएगी वह एक बिंदु पर क्या होगी बाबू? मिलेगी। एक बिंदु पर क्या होगी? मिलेगी। याद रहेगा ना? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक
बिंदु पर मिलती है। क्या होती है? एक बिंदु पर मिलती है। उसे क्या कहेंगे बाबू? अभिसारी या संश्रित या अभिश्रित। बस याद का रखना है कि भैया अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। क्या होता है? एक बिंदु पर मिलना। अगर एक बिंदु पर बाबू मिल जाएगा ना तो हम उसको कहेंगे बाबू क्या? ये अभिसारी है। और जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा ये। ओए लड़की, इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। इसके विपरीत हो जाए पता है क्या? अपसृत। इसको अपसारी को बोलते हैं, अपसृत भी बोलते हैं। देखो बस इसमें क्या है? अपसृत मतलब ये क्या कर रहा है कि सब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिल रहा है ना। वो सब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर क्या हो रहा है बाबू? मिल रहा है। और इसमें क्या होगा बाबू कि एक बिंदु से निर्गत होकर, निर्गत का मतलब निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। देखो ये प्रवेश कर रहा है। सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बाबू? अभिसारी कहेंगे। इसमें एक बिंदु से निर्गत होकर, ये निर्गत हो रहा है, निर्गत माने निकल रहा है, निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू? अपसारी या अपसृत भी कहते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत समझ आ गया ना? अब समझते हैं। देखिए अब क्या समझेंगे? प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशीय माध्यम में किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक ना? तब जाके हम किसी वस्तु को देखते हैं, वो तब जाके देखते हैं। तो यह क्या है? प्रकाशीय माध्यम। एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लो इस रूम में एक वस्तु है। अगर अपना रूम हो ना तो अंधेरा में भी एहसास कर सकते हैं कि लागत है कि सामान वहां पे है ना? हो एकदम अंधेरा में भी जाके खोज लेंगे। अगर दूसरा का घर होगा तो एकदम दिक्कत हो जाएगा। नहीं करो अपने घर में कहीं कहीं सामान रख देते हैं, नहीं मिलता, उसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या होता है? मान लो किसी वस्तु को अगर अंधेरे में बता रहे हैं, अंधेरे रूम हो, तो किसी वस्तु को देखना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले लाइट लेंगे और लाइट को कहाँ भरेंगे बाबू? लाइट को सीधे अपना आंख पर भरेंगे। कहाँ भरेंगे? जिस वस्तु को देखना होगा उस वस्तु पे भरेंगे। और जैसे लाइट को भरेंगे तो क्या होगा बाबू? वहां से यानी देखो प्रकाश उसके ऊपर गया और वह प्रकाश सीधे हमारी आंखों पर पहुंची, तब जाके हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये ना कि अगर प्रकाश मतलब किसी वस्तु को ढूंढना होगा तो डायरेक्ट आंखें में प्रकाश डालते ना। क्या करेंगे बाबू? किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट जलाते हैं, और जब लाइट जलाएंगे तो वस्तु को हम आसानी से देख। क्या होता है कि प्रकाश गया और वहां से क्या हो गया? लौट के हमारी आंखों तक पहुंची, तो उस वस्तु को हम देख पाएंगे। वही प्रकाशीय माध्यम। किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक प्रकाश पहुंचती है, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाशीय माध्यम। और यह दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। एक होता है समांगी माध्यम और दूसरा क्या होता है? विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम में प्रत्येक वस्तु के गुण और बनावट समान होते हैं। कहो, समांगी माध्यम में प्रत्येक वस्तु के गुण और बनावट क्या होते हैं? समान होते हैं। कोई दिक्कत? और विषमांगी में क्या होता है? असमान। जैसे हवा, विषमांगी में हवा लेंगे, हवा में विभिन्न प्रकार के कण मिला है, और समांगी में ले लेंगे कांच। कोई दिक्कत? तो समझ में आएगा प्रकाशीय माध्यम कि किसी वस्तु से निकलकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब जाके किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक ना? और यह दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी माध्यम में प्रत्येक वस्तु के गुण और बनावट समान होते हैं, और विषमांगी माध्यम में
प्रत्येक वस्तु के गुण और बनावट क्या होते हैं? असमान होते हैं। क्लियर हो गया ना? ये सब कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू, एक समझते हैं पारदर्शी। क्या समझेंगे बाबू? पारदर्शी। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, ठीक ना, और तीसरा होता है परभाषी। क्या होता है बाबू? परभाषी। ये तीनों समझेंगे। बस इस शब्द में ही इसका परिभाषा है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब पार कर जाए। क्या पार कर जाए? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? पार कर जाए। जैसे प्रकाश किस में पार करेगा बाबू? कांच में। वैसा कांच जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। अभी ना जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वह जो दर्पण होता है कलई किया रहता है, कलई किया रहता है, तब जाके उसमें हम लोग का चेहरा का प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो ऐसा कांच लेंगे जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। याद हो गया कि ना? पारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए वह पारदर्शी है। अपारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार न हो उसको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। और एक होता है बाबू क्या? परभाषी। परभाषी मतलब क्या? प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है। समझ में आ गया ना? प्रकाश का क्या होता है? कुछ अंश बाहर निकलता है। जैसे मान लो कागज है, कागज में तेल लगा देंगे ना, परभाषी ना हो जाएगा वो? कागज में अगर तेल लगा देंगे तो वह परभाषी, यानी उसमें प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है। क्लियर? घिसा हुआ कांच हो जाएगा। घिसा हुआ कांच में भी प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखते हैं बाबू एक छाया। पता है छाया क्या होता है? शैडो बोलते हैं जिसको। छाया क्या होता है? जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं बाबू, ओए हम यहाँ पर खड़े हैं, इस तरह से हम खड़े हैं, लाइट इधर लगा है, लाइट इधर लगा है, हम इधर खड़े हो गए, तो हमारे पीछे जो है एक छाया बन रहा है, मेरा प्रतिबिंब बना है, छाया बन रहा है। तो कहने का मतलब इस पे ही एक उदाहरण है, इस पर ही एक परिभाषा बन जाएगा कि जब प्रकाश की गमन पथ, पता है क्या? ये लाइट जल रहा है तो लाइट क्या है? प्रकाश है। प्रकाश के गमन पथ पर, चलिए प्रकाश के गमन पथ पर देखते हैं, एक ये यहां से हम लाइट जलाए हैं, लाइट जल रहा है, ओए बाबू लाइट जल रहा है, तो लाइट इधर आ रहा है, तो क्या करेगा? यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु रखता है। अपारदर्शी मतलब समझ रहा है ना? प्रकाश आर पार नहीं करेगा। जैसे लकड़ी ले लेंगे, पत्थर ले लेंगे, ईंट ले लेंगे, इसमें प्रकाश पार नहीं करेगा। समझ आ रहा ना हो? तो ये जो है यहाँ पर हम लाइट जला दिए, तो ये प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश गया, तो ये गया तो भैया ये पार नहीं कर रहा है, ये पार, इसको ये प्रकाश जो है इसको पार नहीं कर रहा है। तो कारण अगर इधर से भी जगह मिलेगा तो इधर से भी गुजर जाएगा। मतलब कहीं इसका मतलब है कि प्रकाश गया, इधर नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे भी लौट जाए। तो लौटने के बाद यहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। तो अंधेरा क्षेत्र बनना ही क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। समझ में आ गया ना? ओ फिर से एक बार समझते हैं कि जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा पर, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। पार कर पाता है? नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहां क्या बन जाता है बाबू? अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। और अंधेरा क्षेत्र का बनना ही क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। अंधेरा क्षेत्र का बनना ही क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हो चलिए, तो वो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले इतना सब कंप्लीट होना चाहिए। जो बताया है इतना अगर कंप्लीट रहेगा तो अब बाबू समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, सॉरी प्रकाश का परावर्तन क्या है। समझ में आ गया ना? यानी प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के लिए सबसे पहले जितना चीज बताया है सब माइंड में याद होना चाहिए, तब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं। प्रकाश बढ़िया से समझ में आ गया कि ना? हो
प्रकाश क्लियर हो गया ना। अब बाबू बताओ परावर्तन क्या होता है? परिभाषा नहीं बताया, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। परावर्तन माने होता है क्या, बताइए। परावर्तन पता है क्या होता है? परावर्तन, परावर्तन क्या होता है? नहीं पता है? गजब हाल है भैया। परावर्तन क्या होता है? चलिए परावर्तन को हम एक अच्छा तरह से बताएंगे। बस इसका एक शाब्दिक अर्थ याद करना है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। क्या होता है? परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है लौटना। चलिए हम एक बाबू लेते हैं समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ध्यान से देखा जाए, देखिए ये जो प्रकाश की किरण आ रही ना बाबू, ऐसे आ रही है ना ऐसे, तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नियम है बाबू, ये कलई किया हुआ है, समतल दर्पण लिए हैं, तो समतल दर्पण में प्रकाश पार होगा हो ना, तो ये जब आएगा तो ऐसे लौट जाएगा। तो ये लौट रहा है ना, ये लौटने की जो घटना होती है वही परावर्तन होता है। अब बाबू अब जब इसका चित्र बनाया है तो इसमें सब समझा देते हैं। देखो देखिए ये प्रकाश आ रहा है ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और ये लौट गया तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। देखिए ये आपतित किरण है, थोड़ा सा समझते हैं बाबू, और ये होता है परावर्तित किरण। समझ में आ गया ना? ये परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण कब बनेगा? प्रकाश आ रहा है। अगर इसका परिभाषा बताना हो तो और अच्छा से समझेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं, इस बिंदु है ना, ये बिंदु, तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे। कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब परिभाषा बताना हो, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है तो ये आपतन बिंदु होता है, और आपतित किरण इसी पर पड़ती है। परावर्तित किरण क्या होता है कि प्रकाश आता है और आने के बाद ये लौट जाता है, तो ये लौटता है, ये परावर्तित किरण है। और पता है यहाँ पे एक हम अभिलंब डालते हैं। पता है क्यों अभिलंब डालते हैं? अभिलंब, इस चित्र में अभिलंब क्यों डालते हैं? पता है इस चित्र में अभिलंब क्यों डालते हैं? अभिलंब डालने से दो कोण का निर्माण होता है। अभिलंब डालने से दो कोण का निर्माण होता है, कोण आई और कोण आर। एक बन गया आपतन कोण और एक बन गया परावर्तन कोण। क्लियर? अगर हम अभिलंब नहीं डालेंगे तो दोनों कोण अलग अलग नहीं बटेगा। अगर हम डाल दिए अभिलंब तब ना बन गया हो, एक आपतन कोण, एक हो गया क्या? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? मतलब कि इस चित्र में प्रकाश ऐसे जा रहा है, जाके ऐसे लौट जा रहा है, तो ये इसके बीच में हम एक अभिलंब डाल दिए, लंब डाल दिए, तो इस लंब को हम अभिलंब कहेंगे। लंब डाल दिए तो उसको क्या कहेंगे? अभिलंब। और अभिलंब डालने से दो कोण का बाबू निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ? एक आई और आर। आई आपतन कोण, हाई हो गया परावर्तन कोण। क्लियर? आपतन कोण और परावर्तन कोण बन गया। आपतन कोण बन गया और क्या बन गया बाबू? परावर्तन कोण बन गया। क्लियर? दिक्कत है वो? आपतन कोण और परावर्तन कोण बन गया। सही है ना? अब बताइए, अब इसी पर प्रकाश का परावर्तन का नियम बना है। इसी पर प्रकाश का परावर्तन का नियम बना है। तो सबसे पहले इसके पहले दो चीज और बता देंगे। परावर्तन में दो चीज होता है। प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन क्या होता है? मान लो ये है समतल दर्पण, सही है? ओए ये समतल दर्पण है ना, हो समतल दर्पण है, तो नियम क्या होता है बाबू? नियम क्या होगा कि भैया प्रकाश ऐसे आएगा तो इसका क्या नियम है कि ऐसे जाएगा। ये नियम है कि प्रकाश आ रहा है तो ऐसे ले जा रहा है, आएगा तो ऐसे जाएगा। प्रकाश ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा, जा रहा है ना, हो ये प्रकाश आ रहा है और इसका नियमित रूप से ऐसे लौट रहा है। समझा गया? तो ये नियमित परावर्तन है। चिकनी चमकीली सतह पर प्रकाश नियमित रूप से परावर्तित होती है, नियमित रूप से।
और अनियमित रुखड़ी रहेगा, रुखड़ी रहेगा लेकिन प्रकाश जाएगा, इसका कोई नियम नहीं है। कैसे भैया, ऐसे आएगा तो हम नियम का जानते हैं कि ऐसे जाएगा, तो ये जरूर ऐसे भाग जाएगा। ऐसे आ रहा है तो हेनऊ से भाग जाएगा, ऐसे आ रहा है तो हेनऊ से भाग जाएगा। क्लियर? तो नियमित का मतलब नियम से प्रकाश गुजरेगा, और अनियमित में क्या होगा बाबू? अनियमित में अनियमित रूप से परावर्तित हो। लेकिन खास का बस अंतर क्या हो, इसी समतल दर्पण है, ये रुखड़ी है, उबड़ खाबड़, सही है ना? तो अब इसमें बाबू सब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? इसी पर सब परिभाषा हम लोग लिखेंगे अगले बार में कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है। सब अगर बढ़िया से बाबू समझ लेंगे ना, तब जाके हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है, दोनों नियम बता देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान से, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सही है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, जो अविलंब डाले हैं तब ना तुमको कोण बनाया हो, तो दोनों ये क्या हो गया? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया हो? यस सर।